चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, एक दो नहीं पूरे 6 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। और खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं होता, आतंकवाद, जाली नोट, तस्करी, ड्रग्स, ये तमाम खतरे हैं जो सीमा के रास्ते देश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो कैसे देश इनसे अपनी रक्षा करे, किस तरह से सीमाएं सुरक्षित रहें और हम सुरक्षित रहें, यही चर्चा नेहा करेंगी जनरल विक्रम सिंह के साथ। शुक्रिया आपका रतुल। आप लोग घर में शांति से रहें क्योंकि भारतीय सेना मुस्तैदी से सरहद पर आपकी रक्षा कर रही है। जी हाँ, विचारों का कोई भी समागम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम लोगों को ये ना बताएं कि हमारा देश कितना सुरक्षित है और उसे सुरक्षित रखने में हमारी सेना क्या कर रही है। आज इसी विषय को लेकर हम यहाँ आए हैं कि अगर हमारी सीमा सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। और इस बात को और बेहतर तरीके से कौन बता सकता है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह, जिन्होंने अपना जीवन लगाया है देश की सेवा के लिए और आर्मी को फ्रंट से लीड करने का काम किया है। जनरल, हम ऐसे माहौल में अभी रह रहे हैं फिलहाल जहां सबके मन में भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर कई सवाल उठते हैं और वो सवाल इसीलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि आए दिन किसी ना किसी हमारे सैनिक की शहादत की खबर आती है, उनके शव घर आते हैं और देश इस दुख से बहुत विचलित है। तो एक मन में सवाल उठता है, क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या युद्ध ही समाधान है इस पूरी समस्या का? युद्ध की तरफ? जी देखिए नेहा, ऐसे है कि पहले जय हिंद सबको मेरी तरफ से। और देखिए, ये जो छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, देखिए ये आईबी के ऊपर नहीं होती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नहीं होती हैं। और ये आप सब जानते होंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल का क्या अंतर है। लाइन ऑफ कंट्रोल ये एक वो सीमा है जो डिलिनेटेड थी आफ्टर 1972 वॉर, जो 71 का जो हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद में जो शिमला एग्रीमेंट 1972 का है, उसके तहत इसको डिलिनेट किया गया था 2 सेट्स ऑफ मैप्स के ऊपर। तो ये आइडेंटिफाइबल है ऑन ग्राउंड, लेकिन इसके ऊपर ये कार्रवाई चलती रहती है। तो जो आप बता रहे हैं, ये छोटी छोटी कार्रवाइयाँ जो हैं ये एलसी पे चलती आई हैं, चलती रहेंगी जब तक ये पूरा मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता पॉलिटिकली। और मैं नहीं जानता कि छोटी छोटी कार्यों के कारण युद्ध की कोई संभावना है। हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ चुनौती देता है कोई बड़ी कार्रवाई करके, जैसे उसने मुंबई के अंदर किया था, ऐसी कार्रवाई करता है, बड़ी कार्रवाई करता है, तो वो तो खैर पॉलिटिकल लीडर्स को फिर डिसीजन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए सेना तैयार है कोई भी कॉन्टीजेंसी के लिए। जनरल, ये बताएं 29 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, ये पाकिस्तान पर कितनी बड़ी चोट थी? बहुत, मैं कहूँगा एक सीरियस चोट थी, क्योंकि इससे पहले देखिए ये कार्रवाई चलती रही है, लेकिन ये कार्रवाई चलती रही है मिलिट्री लेवल के ऊपर। ये मैंने पहले भी बताया था टीवी के ऊपर। लेकिन जो अंतर इस वक्त आपने देखा है वो ये है कि एक तो पॉलिटिकल विल सामने आई, प्रधानमंत्री जी ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे सब ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसके तहत ये कार्रवाई की गई। तो पहली बात तो है पॉलिटिकल विल, और नंबर 2 है जिस मैग्नीट्यूड, जिस लेवल के ऊपर ये कार्रवाई की गई, 6 to 8 प्लेसेस के ऊपर हमने साइमल्टेनियसली जब हमला किया, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो ये एक दो चीज़ें हैं जो उसको एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देती हैं। एंड डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, आई वुड से, ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्मी। जनरल, क्या पॉलिटिकल विल पावर के बगैर सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है क्या? देखिए, रास्ता दिखा दिया है गवर्नमेंट ने, तो अभी आर्मी करती रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एलसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये कार्रवाई चलती रहती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक सीस ऑफ बैटल। हम हमला करते हैं, वो करते हैं, हम मारते हैं, तो ये कार्रवाई चलती रहती है। तो ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन इसको कहते हैं टेक्टिकल डेप्थ, यानी कि वो इलाका जो कि एलसी के साथ में है, जैसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये टेक्टिकल एरिया है। इसके अंदर कार्रवाई जो है आर्मी करती आई है, करती रहेगी। और अभी तो खैर गवर्नमेंट ने दे दिया, हौसला बढ़ा दिया है सेना का। जब सरकार अपना साथ, अपना हाथ सेना को देती है और इसकी घोषणा करती है लोगों के बीच कि जो सेना ने किया सही किया और हम साथ हैं सेना के, तो उसका क्या संदेश जाता है जनता में और जवानों के मनोबल पर उसका क्या असर पड़ता है?
जनता तो आप जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन आर्मी का मैं आपको बता देता हूँ कि मनोबल बढ़ता है. एंड लेट मी टेल यू, दे से मोरल इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 10 वेपन्स अ सोल्जर कैरीज. सो जो मनोबल है वो 10 हथियारों के बराबर है. तो एक जवान को 10 हथियारों की ज़रूरत नहीं है. अगर उसके पास में एक है तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट जो है वो 10 गुना हो जाता है उसका. अगर जो मोरल अगर उसका हाई है तो वो गवर्नमेंट ने हाई कर दिया है. सरकार की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जनरल बिक्रम सिंह, आप पिछली सरकार के वक्त सेनाध्यक्ष थे, 2-2.5 महीने आप मोदी सरकार के साथ भी रहे. पाकिस्तान को लेकर मनमोहन या मोदी, किसका रुख आपको ज्यादा साफ और मजबूत लगता है? मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा. देखिए, ये मैं प्लीज़ एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछ रहे हैं एक सेनाध्यक्ष से, पूर्व सेनाध्यक्ष से. आई डोंट थिंक इट विल बी राइट ऑन माई पार्ट टू कंपेयर. बोथ आर आउटस्टैंडिंग लीडर्स द कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. And a prime minister is the prime minister. He is chosen. He is the head of the state. And I think हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते मैं दोनों को सल्यूट करता हूँ. मैंने दोनों को देखा है और बहुत बढ़िया लीडर्स रहे हैं. एक बात जो सामने आई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जनरल, वो ये थी कि पिछली सरकारों में भी ये हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने कहा ये पहले भी हुआ लेकिन हमने कभी घोषणा नहीं की, हमने सेना को उसका काम करने दिया. लेकिन इस सरकार ने कहा हमने घोषणा की, तो इस पर भी राजनीति हुई. आपको क्या लगता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जब होती हैं, क्या चुपचाप करके सेना तक ही इन्हें रखना चाहिए या फिर जनता को इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए जैसा इस सरकार ने किया? देखिए, मैं कहूँगा जो सरकार की नीति थी इस वक्त, जो स्ट्रैटेजी थी, बहुत ही बेहतरीन थी. क्योंकि एक वक्त आ गया था पाकिस्तान को मैसेज देने का कि देखिए बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो वो संदेशा देने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और एक बहुत मैं तो कहूँगा एक ज़बरदस्त, एक बहुत रोबस्ट, एक मजबूत मैसेज गया है पाकिस्तान को. और आई थिंक वी डन द राइट थिंग. आई वुड सल्यूट द गवर्नमेंट फॉर दैट. जनरल, एक सवाल और, कई लोग ये सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसा आपने कहा पाकिस्तान को हमने बड़ा आघात दिया, बावजूद इसके सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है. तो सवाल ये उठता है, हमें उस सर्जिकल स्ट्राइक से क्या मिला? क्या हम पाकिस्तान को सबक सिखा पाए? नेहा जी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने 100 बार किया है. उनके मीडिया को पूछो कि भारतीय सेना ने 200 बार किया होगा. तो देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने कंपनी से लेके बटालियन, ब्रिगेड, डिवीज़न को कमांड किया है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर. और मैंने 15 कोर को भी कमांड किया है जो श्रीनगर के अंदर है, जो कि इंसर्जेंसी को देखती है वादी के अंदर, कश्मीर की वादी के अंदर. तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सेना लगी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठी है, वो मुँह तोड़ जवाब देती है. और इतनी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं. और उनकी तो देखिए, जो हमारा मीडिया है इसके अंदर काफ़ी खुली छूट है. हमारी एक बड़ी ताकतवर, हमारी एक बड़ी रोबस्ट डेमोक्रेसी है जहाँ की मीडिया के ऊपर कोई बंधन नहीं है, लोग रिपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान अपने मीडिया को जाने नहीं देता लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में. तो एक बात तो है कि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये मतलब नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है. अगर उन्होंने 100 बार किया है, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, भारतीय सेना ने 200 बार किया होगा, लिख के ले लिए मुझसे. तो ये आप वहम में ना रहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इसका बहुत फ़ायदा हुआ है. पाकिस्तान बैकफुट के ऊपर है. पाकिस्तान के पास एक संदेशा गया है कि आप जो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, जो उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसका भी एक कुछ सीमाएं हैं, उसकी रेड लाइंस हैं. द मोमेंट यू क्रॉस दैट विल हिट यू. एंड आई थिंक अ वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज हैज गॉन अक्रॉस टू पाकिस्तान व्हिच वाज रिक्वायर्ड. जनरल, आप सेनाध्यक्ष रहे हैं, आपने फ्रंट से जवानों को लीड किया है. क्या आप हमारे दर्शकों को और यहाँ जो मौजूद लोग हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे प्लान होती है ताकि दुश्मनों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और हमारे सैनिकों को कम से कम? देखिए नेहा जी, मुझे तो फिर सैंड मॉडल डिस्कशन करना पड़ेगा यहाँ पे बताने के लिए. लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि देखिए, जब ये कार्रवाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पे अगर हमला हुआ है, आपने देखा उरी के अंदर हुआ था, तो यकीनन वक्त दिया जाता है. तो आपने देखा होगा जो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर से जो मैसेज आया था कि एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ चूजिंग. मैंने भी, आपने देखा होगा जब हमारा सर काट के ले गए थे एक हमारे जवान का, तो मैंने भी स्टेटमेंट दी थी उस वक्त जब मैं चीफ था कि वी विल हिट द एनिमी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ चूजिंग. ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसको थोड़ा सरप्राइज से ले सकें. और सरप्राइज एक हथियार है. जंगी हालात के अंदर सरप्राइज एक हथियार है. हिटिंग द अदर फेलो एज हार्ड एज यू कैन, एज फास्ट एज यू कैन, एट अ प्लेस वेर इट हर्ट्स द मोस्ट एंड व्हेन ही इज नॉट वॉचिंग.
जब दुश्मन नहीं देख रहा तब उसको मारने से उसके अंदर कुछ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो जब प्लानिंग होती है, वो तजवीज़ जब बनती है, तो हम वेरियस टारगेट्स को देखते हैं, कितने टारगेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, क्या उनके अंदर कितनी फोर्सेस हैं, क्या उनके पास में हथियार हैं, क्या उनकी मजबूतियाँ हैं, क्या उनके अंदर खामियाँ हैं। तो खामियों का हम एक्सप्लॉइट करते हैं। जो स्ट्रेंथ्स हैं दुश्मन की, उन्हें हमेशा बाईपास करके हम हमेशा वनरेबिलिटीज़ को हिट करते हैं। ये बेसिक असूल है जंग मैदान का। तो ये स्ट्रैटेजी है दुनिया के अंदर भी, जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हैं, अपने एडवर्सरीज को आप लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, तो यू लुक फॉर द वनरेबिलिटीज, यू डोंट गो फॉर द स्ट्रेंथ्स। अगर आप स्ट्रेंथ्स के लिए जाएंगे तो यू विल बी बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द एनिमी। सो यू लुक फॉर द वनरेबिलिटी और वहाँ पर जाके आप स्ट्राइक करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, आपने बताया कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे प्लान करती है, जितना आप बता सकते थे यहाँ पर सबके सामने उसके बारे में। प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है जब सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग चल रही होती है? देखिए, यूज ऑफ फोर्स, प्लीज समझिए, इज एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्लीज अंडरस्टैंड। जब भी एक टेक्टिकल लेवल से ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फोर्स है वो मिलिट्री इस्तेमाल करती है, आर्मी इस्तेमाल करती है, और इसका जो एक किस्म का आप कहेंगे छूट जो है वो आर्मी को दी गई है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अगर फोर्स का इस्तेमाल करना है तो ये हाईएस्ट लेवल जो लीडरशिप है वहाँ से इसका अप्रूवल आएगा। तो उसके अंदर क्या है, ये डिसीजन जो है तब ली जाती है जबकि देश समझता है कि डिप्लोमेटिकली जो हमारे बाकी जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, चाहे वो इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल है, इंफॉर्मेशनल है, उसके तहत जब हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर अपनी एजर्ट नहीं कर सकते हैं विल, तो विल को एजर्ट करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कार्रवाई जो इसकी जो डिसीजन है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर आती है। तो यकीनन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो डिसीजन लेते हैं और सीसीएस के अंदर इसको पेश किया जाता है, वहाँ पर डिसीजन ली जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद हमने देखा कि एक तरफ देश को नाज था इस बात पर कि सेना ने जाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन दूसरी ओर जनरल हमने ये भी देखा कि सबूतों की राजनीति भी हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। उस पर आप क्या कहेंगे? एक सैनिक, एक पूर्व सेनाध्यक्ष के नाते आपको क्या लगता है, इस तरह की राजनीति क्या संदेश देती है? ये बड़ी अफसोस की बात थी, बड़ी दर्दनाक बात थी एक सोल्जर के लिए। और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा हुआ। मेरा कॉलम आता है एक मैगजीन के अंदर हर 15 दिन के बाद, तो उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि हमें ये पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक सिपाही है, याद रखना, ये एक भारतीय सेना का जो सिपाही है वो बहुत थोड़ी सैलरी के लिए जो उसके पास सब कुछ है वो देने को तैयार है देश के लिए। ये सिर्फ एक सिपाही है पूरी दुनिया के अंदर। वो डरता नहीं है, वो 2 बार सोचता नहीं है, और वो जंगे मैदान में जाता है अपने आप को बचाने के लिए, वो आपको बचाने के लिए जंगे मैदान में लड़ता है और एक शेर की तरह लड़ता है। तो उसकी जो कार्रवाई है, उसने जो अपने ऑपरेशंस किए हैं, उनके ऊपर डाउट करना, उनको डिमीन करना, उनको रिडिक्यूल करना, ये एक बहुत शर्मनाक बात है, नहीं होना चाहिए। और मुझे यकीन है दोबारा इससे नहीं होगा। आपको डाउट नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडियन सोल्जर जो है उसके लिए फेलियर एक ऑप्शन नहीं है। एक इंडियन सोल्जर को हम सिखाते हैं जीतना कैसे है, मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, और वो इंसान जो है अपने हथेली के ऊपर जान को लेके जाता है। बच के आ गया ठीक है, नहीं बच के आया तो वो वतन के लिए अपनी जान दे देता है। उस शख्स को, उस सिपाही को, उसके ऊपर आपने जो शक आप करते हैं वो ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक दैट ही डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो आई वुड नॉट एंडोर्स द व्यूज ऑफ सम ऑफ द पीपल हु आर रिडिक्यूलिंग द आर्मी, जिन्होंने आर्मी का थोड़ा मनोबल नीचे करने की कोशिश की है। मैंने इसके ऊपर लिखा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको आप काइंडली पढ़िए। जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे वलवले हैं, जो मेरी दिल की जो पेन थी, मैंने उस आर्टिकल के अंदर दर्शाई हुई है। चलिए, तो जो राजनीति कर रहे हैं मेरे ख्याल में बड़ा स्पष्ट संदेश आप उनको दे रहे हैं। आपने जो कहा उस पर ज़रूर वो लोग विचार करेंगे। जनरल, कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं। एक सवाल ये है कि पीओके जब भारत का ही हिस्सा है, फिर वहाँ की गई कार्रवाई को सीमा पार क्यों कहा जाता है? ये देखिए, सीमा ऐसे है कि आई होप देयर इज नो लेडी विद द नेम ऑफ सीमा। सो सीमा जो अगर आप बोल रहे हैं तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो किसी लाइन के तो पार होगा, चाहे वो आईबी है, चाहे वो एलसी को आप सीमा बोल रहे हैं। एम आई राइट? सीमा इज कॉल्ड बाउंड्री, एम आई राइट? तो चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल ले रहे हैं तो आपको तो बोलना पड़ेगा उस पार, क्योंकि यहाँ पे जो आई टू आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान आर्मी का और हमारा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में है। तो जब हम बोलते हैं तो नेचुरली सीमा पार, बट जैसे आपने सुना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, पार्लियामेंट की ये पोजीशन है कि पीओके हमारा है, तो ये गवर्नमेंट का नज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यकीनन जो नेशनल स्ट्रैटेजी है, मुझे यकीन है कि
इसके ऊपर चलेगी आगे, इसको आगे बढ़ावा देगी कि किस प्रकार से ये इसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, इस सपने को, इस मुद्दे को, इस विजन को। एक सवाल और है, करगिल युद्ध के सबक हमारे लिए क्या रहे? हम घुसपैठ पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए नेहा जी, एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एक दीवार नहीं है कि जिसके ऊपर से या दाएं बाएं से कोई निकल नहीं सकता। ये एक पोरस बॉर्डर है। और देखिए लाइन हमने लगा रखी है लाइन, वहाँ पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन हम उसे बोलते हैं AIOS, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये इसकी 2-3 लाइंस हैं जिसके अंदर ये लगता है। नंबर 2, इसके अंदर तार के अलावा इसके अंदर हम माइंस लगाते हैं, इसके अंदर हम सर्वेलेंस डिवाइसेस लगाते हैं, इसके अंदर हम लाइट्स लगाते हैं। तो एक ये सिस्टम है जिसके तहत हम उनको रोकते हैं। लेकिन एक कोई भी सिस्टम जो है, खासतौर पे बॉर्डर के ऊपर और हॉस्टाइल बॉर्डर के ऊपर, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो तब मुफीद होता है, वो तब बेहतरीन होता है अगर उसे आप कवर करेंगे बूट्स के साथ में, सोल्जर्स के साथ में। तो सोल्जर्स की कमी तो हमेशा रहती है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप में से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया है, वो जंगल है, पहाड़ी इलाका है, नाले हैं उसके अंदर, तो हर इंच के ऊपर, हर फुट के ऊपर, हर एक गज के ऊपर जवान नहीं लग सकता है। तो वहाँ पे इलाके हैं जहाँ से घुसपैठ हो सकती है। कोशिश पूरी रहती है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जवान रात भर नहीं सोते हैं, दिन को नहीं सोते हैं। उनका जो सर्केडियन साइकिल है उसे वो बदली कर देते हैं। दिन के टाइम सोते हैं, रात को पूरी रात जागते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे जवान जो हैं दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। लेकिन उसके बावजूद जब ये होती है तो ये होती है बिकॉज देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ पोरसिटी in all our borders, and so is the case on the line of control. एक सवाल ट्विटर पर भी है जनरल आपके लिए, नमिता मेहरा का है। वो ये कह रही हैं कि ये कहा गया है कि हर कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आपने भी कहा कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, तो वो आपसे पूछ रही हैं कि क्या आपके कार्यकाल में भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई? किसने पूछा है ये? नमिता मेहरा ट्विटर पर। अच्छा, देखिए ऐसे है, लेट्स नॉट गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। दिस इशू केम अप, ये एक कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट बन गया था। देखिए, जो सराहना करनी चाहिए इस गवर्नमेंट की, वो 2 चीज़ों के ऊपर है। पहली बात तो ये है पॉलिटिकल विल, जो मैंने बताया है, तो उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सी को लेके हम इस मुद्दे को उछालते रहें। वो गलत बात है। गवर्नमेंट की सराहना जो है, जो आई वुड से कूडोज मस्ट बी गिवन टू द गवर्नमेंट, 1 फॉर द पॉलिटिकल विल एंड नंबर 2 द मैग्नीट्यूड जिसके ऊपर हमने ये कार्रवाई की, जो मैंने आपको पहले बताया। तो उसको देख के आप देखिए कि क्या बेहतरीन कार्रवाई की गई है, और क्या बेहतरीन कार्रवाई जो इंडियन आर्मी के कमांडोज हैं, जो घातक से हमने की है। एक सवाल और है, जब पड़ोसी देश परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो उसको इसका जवाब कैसे देना चाहिए जनरल? देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, आपने वो सुना भी होगा, दैट यू नो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो हिंदी में इसका अनुवाद करने के लिए मुझे, तो वो पाकिस्तान जो मर्जी बोलता रहे, वो कभी वो बोलते हैं हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। देखिए, दम चाहिए। जो हमारी न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है, वो बड़ी एक बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट की गई है। और अगर नेहा जी एक और सवाल पूछेंगे जो अभी अपने रक्षा मंत्री जी ने बोला, तो उसके ऊपर भी मैं जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन जो हमारी डॉक्ट्रिन है, एक बड़ी आई वुड से वेरी मैच्योर डॉक्ट्रिन इज देयर, वेरी बैलेंस्ड डॉक्ट्रिन है हमारी। तो फिर जनरल उस बात का जवाब मैं आपसे वाकई चाहूंगी। नेहा जी, मैं एक चीज़ मिनट लूँगा कि उसके अंदर देखिए, अगर पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि जो हमारी डॉक्ट्रिन है उसके अंदर मैसिव रिटेलिएशन है। हम फर्स्ट यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम फर्स्ट यूज़ को बिलीव नहीं करते हैं, हम पहल कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वार करेगा तो हम हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठेंगे, ये पता होना चाहिए। तो ऐसे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जो हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आज की तारीख में भी हम देश में ये क्यों कहते रहते हैं कि जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन की बात है, नो फर्स्ट यूज़, जो भारत का अब तक का स्टांस रहा है। वो कहते हैं, मैं ये क्यों नहीं कह सकता एक नागरिक होने के नाते कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री को ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं उनकी जो उन्होंने कहा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीफ रहा हूं। मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर की किसी चीज़ कही और चीज़ के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये मेरा भी नज़रिया रहा है। और मैंने जब चीफ में बना था, तो जो अभी रक्षा मंत्री जी ने बोला है, ये मैंने भी बोला था कि हमें जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसे देखना चाहिए दोबारा। देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, यू हैव टू रिमेन रेलेवेंट। अगर देखिए, पाकिस्तान
फर्स्ट यूज़ को बोल के हमारे को उसने इतने साल बैकफुट पे रखा था, इतने साल डिफेंसिव बना के रखा है, तो हमें क्या रोकता है कि अगर हम थोड़ा सा एक कैविएट बीच में डाल दें कि हम भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या यूनिटी को कोई तंग करेगा, कोई छेड़खानी करेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इंडिया बिलीव्स इन नो फर्स्ट यूज, हाउएवर रिजर्व्स द राइट टू यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स शुड इट्स सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी बी थ्रेटन्ड. तो हम कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नो फर्स्ट यूज, लेकिन हम एक कैविएट दे रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि देखिए पंगा मत लें आप. तो मैं जानता हूँ, मैं भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक सोल्जर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये एक पॉलिटिकल वेपन है, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, ये वॉर अवॉइडेंस के लिए है, ये वॉर प्रिवेंशन के लिए है, ये वॉर वेजिंग के लिए नहीं है. लेकिन आप क्या करेंगे जब आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो बार बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करता है. तो देखिए एक संदेशा देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान, जो हमारे नॉर्थ के अंदर जो हमारे नेबर हैं. तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसके ऊपर ज़रूरी है कि एक डिबेट हो, ये बहुत ज़रूरी है. जैसे रक्षा मंत्री जी ने बोला, उनका पॉइंट बड़ा एक मैं कहूँगा बेहतरीन पॉइंट है, जिसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए. पर जनरल रक्षा मंत्री ने ये बयान देते हुए ये भी कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पर भी विवाद ना हो जाए और लोग ये ना कहें कि ये देखो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की बात कर रहे हैं. आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बदलते वक्त के साथ? ये देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल लीडर से आना और उसका जो एक इम्प्लीकेशन और रेमिफिकेशन है, जो नेशनल जो हमारा एक स्टांस है, उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स ने ऑलरेडी बयान दे दिया है. मैं और रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से भी इसकी एक वो उन्होंने दी थी प्रेस कम्युनिके, उसके अंदर उन्होंने बता दिया है. लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, अगर आप उनको सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की नज़रिए से देखते हैं और वो एक इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, तो ये एक बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ है. देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है मिलिट्री की, इसे हम हर साल इसको रिवाइज करते हैं, हर 6 महीने के बाद में रिवाइज करते हैं. तो डॉक्ट्रिन को क्यों ना रिवाइज करें? कोई गलत बात है क्या? बदली मत करिए, लेकिन उसको एग्जामिन करना कोई गलत बात नहीं है. एक सवाल, पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है, मैं पढ़ रही थी, आपने भी इस पर 2013 में इसका संज्ञान लिया था और आपने अपनी तरफ से बात रखी थी. ये बॉर्डर एक्शन टीम जिसको बैट कहा जाता है, ये भारतीय सेना के लिए कई बार खतरे पैदा करती है. ये बताइए जनरल, ये बैट काम कैसे करती है, बॉर्डर एक्शन टीम, और इसको अब तक हम निपटा क्यों नहीं पाए हैं अगर ये इतना बड़ा खतरा है हमारे लिए? नहीं, देखिए बैट जो है ये एक हमने नाम दे दिया है, बॉर्डर एक्शन टीम. ये सिर्फ उनके जो कमांडोज, उनके एसएसजी जो कमांडोज हैं पाकिस्तान के, वो जैसे हमारे कमांडोज ने कार्रवाई की है, तो ये अगर देखा जाए तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक बोला है, लेकिन जो दूसरी छोटी कार्रवाइयाँ होती हैं जो बटालियंस कमांडर करते रहते हैं, ब्रिगेड कमांडर करते हैं, तो आप उसे बैट बोल सकते हैं. पाकिस्तान में बैट बोलता होगा. तो बॉर्डर एक्शन टीम्स का मतलब ये है कि वो टीम्स जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कमांडोज, जो कि अच्छे वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मोटिवेटेड, वेल ट्रेंड एलीट फोर्सेज हैं, उनकी टुकड़ियां जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पे जाके वार करती हैं और वापस आ जाती हैं. इसका बेसिकली ये मुद्दा होता है. थोड़ा मैं आगे इस चर्चा को ले जाऊंगी. आपने भारतीय सेना के कमांडोज को ट्रेन किया है, आप कमांडोज के उस्ताद रहे हैं, और हम में से ज़्यादातर लोगों ने शायद कमांडो ट्रेनिंग फिल्मों में ही देखी होगी. अब जब आप यहाँ मौजूद हैं तो ज़रा बताएंगे कि देश का एक आम नागरिक कमांडो कैसे बनता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए. पहली बात तो ये है, सीधी सी बात है. और ये एक सिपाही में होता है. और दूसरी बात आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे नागरिक होने के कारण, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A है, उसे अगर आप देखते हैं, जो कि इमरजेंसी के दौरान आया था, जिसके तहत आप पढ़े उसको अगर जाके, तो आप देखेंगे जितने यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए. ये आपको पता होना चाहिए. आप उसके पढ़िए जाके कभी आर्टिकल 51 अल्फा, उसके अंदर ये पूरा दिया हुआ है. लेकिन एक कमांडो बनने के लिए देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, आप नेशन बिल्डिंग के अंदर अपना जो है योगदान दे रहे हैं. यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट, यू आर बीइंग अ परफेक्ट कमांडो. आप अपना एक दिल लगा के अगर काम कर रहे हैं. बाकी जहाँ तक जंग का मैदान का काम है, वो एक सेना पे रहने दीजिए. कमांडो बनने की जरूरत नहीं है. कमांडो बन जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे इंटरनल सिक्योरिटी में. लेकिन आपका जज्बा इतना होना चाहिए देश पे मर मिटने का, एक असूरन इंसान होने का, एक इंसान जो कि एक वैल्यूड इंसान है, जो कि एक एथिकल अप्रोच लेता है, जिसे जो रिस्पेक्ट है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करता है, और जिसे देश के जो मुद्दे हैं, देश के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में पता है, और उसके लिए जीना वो सीख जाता है.
अगर वो सीखेगा इस प्रकार से तो वो यकीनन एक कम्युनिटी के लिए रहेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए जिएगा, अपने परिवार के लिए जिएगा, अपने जो उसका गांव है उसके लिए जिएगा, और वहाँ से वफादारी जो शुरू होती है वो आगे बढ़ती है और देश के काम आती है। बिल्कुल जनरल, बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी जरा आप संक्षिप्त में जवाब दें ताकि मैं चाहिए, मेरे पास बहुत टाइम है, ताकि मैं सबके सवाल ले सकूं, क्योंकि बहुत सवाल हैं। मेरी फ्लाइट 4:45 पे और बहुत अच्छे सवाल हैं जनरल। जी। एक सवाल ये है कि सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ हम कभी भी दोस्त बन पाएंगे? देखिए, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश अपनी की, और ऐसे पहले भी जो हमारे लीडर्स हैं हमने कोशिश की है, लेकिन आपने देखा होगा जब भी जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं वो पीसफुल किसी इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे जो उनकी सेना है वो स्पैनर फेंक देती है। स्पैनर फेंकना मतलब कि वो कोई ना कोई अड़चन डाल देती है, और अड़चन कैसे डालती है? जो टेररिस्ट हैं उनको अंदर ला के कोई हमला करके, कोई ऐसी कार्रवाई करके। आपने देखा कारगिल में क्या हुआ था, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी जब गए थे बस सर्विस के अंदर लाहौर के अंदर, तो कैसे उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू हो गई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब जाके मिले हैं नवाज शरीफ से, उसके बाद में आपने देखा क्या क्या हुआ है, पठानकोट हो गया, उरी हो गया। तो ये कार्रवाई इस करके करते हैं कि जो पाकिस्तानी सेना है उसकी जो अहमियत है पाकिस्तान के अंदर वो तब रहेगी जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जंग छिड़ती रहेगी, ये टेंशन रहेगी, नहीं तो उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात है, उन्होंने पाल रखे हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, वो कहाँ काम आएंगे? तो वो एक उनके पास में स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके कारण जब तक ये टेररिस्ट जो हैं वहाँ से उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी जो डायमेंशन है वहाँ से उनके ऊपर कंट्रोल नहीं आ जाएगा, और जब तक जो पाकिस्तानी सेना है एक डेमोक्रेटिक सेना नहीं बन जाती जो कि अकाउंटेबल है गवर्नमेंट को, कार्रवाई ठीक नहीं होगी। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से दोस्ती तब तक। एक सवाल और है, अमेरिका और चीन के सैनिकों की तुलना में क्या भारत में सैनिकों को कम सुविधाएं दी जाती हैं? क्या उन्हें और संसाधन मुहैया कराने चाहिए? रिसोर्सेज ओके बच्चे, नहीं ठीक है नेहा जी। ऐसे देखिए, पहले मैं इतना आपको बता दूं कि जो हमारी जो डिफेंस पोटेंशियल है, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर चीन का ले लीजिए, पाकिस्तान का ले लीजिए, आपको सिर्फ इतना आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि जो नफरी हमारी है, जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास जो हमारे इमदादी दस्ते हैं, जो हमारा कम्बैट पोटेंशियल है वो एडिक्वेट है डिफेंड करने के लिए। लेकिन देखिए, जब जंग शुरू होती है तो जो सेना की एक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मिलिट्री कंडीशंस क्रिएट करने के लिए, जो कि पॉलिटिकल जो एजेंडा है, पॉलिटिकल जो एम है। देखिए, जब लड़ाई होती है, जब आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एक जो पॉलिटिकल एक ऑब्जेक्टिव है उसके तहत इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हासिल करने के लिए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को, पॉलिटिकल एम को, फौज जो है, सेना जो है वो मिलिट्री कंडीशंस क्रिएट करती है, ना कि सिर्फ डिफेंस के तहत, लेकिन दुश्मन के इलाके में जाके। तो दुश्मन के इलाके में जाने के लिए जो आपको कॉम्बैट पोटेंशियल चाहिए उसकी मजबूती होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें समस्या हमारे सामने आती है जिसके अंदर चीन और पाकिस्तान मिलके हमारे साथ में कार्रवाई करते हैं, तो हमें अपना जो हमारा जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसे और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 2 फ्रंट कैपेबिलिटी है उसको देखना पड़ेगा। तीसरी बात है, चीन का जो साइबर वॉरफेयर है कैपेबिलिटी, ये बहुत ही बेहतरीन है, और एक इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में, एक आर्मी का, एक मिलिट्री का, साइबर कमांड का। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये कार्रवाई जो है साइबर कमांड की जल्द से जल्द बन जाए, ताकि साइबर कमांड जो है स्पेसिफिक मिलिट्री का जो अरीना है साइबर वॉरफेयर का, उसके अंदर ये देख सके ज़रा। ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखने के लिए। और आगे की लड़ाइयाँ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दे आर गोइंग टू बी इन 5 डायमेंशंस। ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर होगी, एयर के अंदर होगी, वो सी के अंदर होगी, वो स्पेस के अंदर होगी, और वो साइबर स्पेस के अंदर होगी। तो जो 5 डायमेंशंस हैं उनको हमने देखना है जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं हमारी सेना की। एक सवाल 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। मोदी सरकार कहती है हमने सैनिकों को OROP दिया, राहुल गांधी कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सिर्फ पेंशन बढ़ाई है। जनरल, OROP का सच क्या है? देखिए नेहा जी, मैंने कहा था जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ है उसको आप रहने दीजिए। मेरे को क्यों आप ऐसे सवाल पर आप क्या सोचते हैं सर, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर एक फौजी ने अपनी जान दी, देखिए इसके ऊपर आपको सुनना चाहेंगे लोग? काफ़ी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, जनरल शंकर राय चौधरी जी ने बोला है, जनरल मलिक साहब ने बोला है, तो इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। हाँ जी।
मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कुछ बोलेंगे। हाँ जी, आप पूछिए, अगला सवाल पूछिए, इतने कागज़ लेके बैठे हुए हैं आप। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप क्या मानते हैं, मोदी सरकार OROP के साथ काफ़ी हद तक न्याय कर पाई है? क्योंकि मोदी सरकार ये कहती है आज जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ समस्या खड़ी करके गए। हमने कुछ किया, क्या सरकार उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाई ठीक तरह से? क्या गैप्स हैं अभी भी जो सरकार ने OROP में दिया है, या अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? इसका जवाब तो दे सकते हैं जनरल। मैं तो जो टीवी पे सुनता आया हूँ, जो कि बयान दिए हैं सीनियर ऑफिसर्स ने, उनके तहत तो यही है कि 95% लोग खुश हैं और 5% जो हैं, जो चंद एक जो खामियां हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। पर यकीनन ये प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, मुझे याद है जब उनकी भिवानी के अंदर जब रैली हुई थी एक सर्विसमैन की, कि वो OROP को देखेंगे। ये कार्रवाई जब पहली गवर्नमेंट जा रही थी उन्होंने शुरू किया, लेकिन जो बेसिक जो एक डिसीजन है वो जो हमारी NDA सरकार जो है अभी मोदी सरकार, उन्होंने आके डिसीजन लिया है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चंद एक जो खामियां हैं उनके ऊपर मैं सुन रहा हूँ 5% जो हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, 95% लोग जो खुश हैं। ये मीडिया से मैं सुन रहा हूँ, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर से किसी से बात नहीं की है, लेकिन मोटे तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा और गौर किया जाए और जो खामियाँ हैं, जो वलवले हैं, जो एक सिपाही के, वो उनके ऊपर गौर किया जाए थोड़ा और। जी, जनरल सिंह, मन्नत तिवारी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा करने वाले सेना के जवान को इनकम टैक्स क्यों देना होता है? क्या इस मंच से आप प्रधानमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे इस बाबत? मैं तो देना चाहूँगा कि बंद कर दीजिए। देखिए, एक जो सिपाही है, मैं कह रहा था आप को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी आप जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या किसी भी कंपनी ऑपरेटिंग बेस के अंदर एक रात बिता के आएँ। आप देखेंगे एक सिपाही जीता कैसे है। खाना उसको कई बार मिलता नहीं है, बीवी अपने बच्चों से वो बात कर नहीं सकता है। तो एक कॉम्बैट आइसोलेशन का एक जो वातावरण है जिसके अंदर एक सिपाही जीता है, वो कोई और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है दुनिया के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, एक छोटी सी तनख्वाह के लिए वो अपनी ज़िंदगी देने को तैयार है। इतने स्टेक्स किसी भी प्रोफेशन के अंदर नहीं है। तो एक सिपाही जो, चाहे वो आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का है, मैं तो कहूँगा उसकी सराहना करनी चाहिए, देश को उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और सिपाही इज़्ज़त मांगता है। और दूसरा, उसको जो उसकी जो रिक्वेस्ट हैं, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी नीड्स हैं, उसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसके ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और मेरी सहानुभूति मेरे एक्स सर्विसमैन के साथ में है और फौज के साथ में, और हमेशा रहेगी जब तक मैं मरूंगा नहीं। जी, एक सवाल और है, ये ज़रा दूसरा एस्पेक्ट सेना का देख रहा है। सवाल पूछता है, भारत में क्या कभी सैनिक विद्रोह की संभावना को आप देखते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले इस तरह की खबर आई थी। विद्रोह कभी नहीं होगा, सवाल नहीं पैदा। भारतीय सेना एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है। ये ऐसी सेना है जो अपनी पोजीशन को जानती है डेमोक्रेसी के अंदर। ये पाकिस्तान की सेना नहीं है, ये बड़ी अकाउंटेबल, बड़ी रिस्पॉन्सिबल, बड़ी रिस्पॉन्सिव, बड़ी एक मानी हुई सेना है जो कि अकाउंटेबल है अपने पूरे देश के लिए। सवाल नहीं पैदा होता, कभी गलत काम नहीं करेगी ऐसी सेना। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में बदलाव आया है, इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। सेना को किस तरह से इसका फायदा होगा, पूछ रही हैं रितु सिंह। देखिए, जो नई पॉलिसी आई है, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी जो वक्त लगता था। किसी भी स्कीम को जब आप लेके चलते थे 5 से 7 साल लगते थे। एक तो टाइम जो है कॉम्प्रेक्स कर दिया गया है, मोर ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जो डिसीजन है अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर गौर किया गया है, और ये देखा गया है कि जो कार्रवाई है वो जल्दी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेसिटी है बढ़े, और ताकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन उसे कर सकें। जहाँ तक सवाल है मेक इन इंडिया का, ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और मैं जानता हूँ इसके तहत जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर जनरल आप बात कर रहे थे, तो एक सवाल हमारे ऑडियंस से आया है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर हम बदलते हैं तो क्या उसका असर हमारे परमाणु कार्यक्रम पर नहीं पड़ेगा? हम NSG में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस कोशिश को धक्का नहीं लगेगा? नहीं, मैं वही आपको कह रहा था। देखिए, मैंने आपने अगर सुना मुझे, मैंने कहा थिंक टैंक्स के अंदर या आम आवाम के अंदर, हमारे लोगों के बीच में, एकेडमिया के अंदर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर अगर इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डिसीजन तो गवर्नमेंट ने लेनी है।
तो मैं सिर्फ बात कर रहा था कि अगर आप डॉक्ट्रिन को लेके उसको अगर एनालाइज करते हैं, री एग्जामिन करते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, जो रेमिफिकेशंस होंगी, देखिए जब देश डिसीजन लेता है तो जो हमारे जो लीडर्स हैं, ये इनका यू हैव टू ग्रांट देम देयर इंटेलेक्चुअल प्रोवेस। ये 3rd, 4th एंड 5th ईयर जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो रेमिफिकेशंस हैं, जो 3rd, 4th, 5th ऑर्डर की जो इम्प्लीफिकेशंस हैं, उनके ऊपर गौर करके डिसीजन लेते हैं, ना कि सिर्फ कि हाँ कर दो या ना कर दो। नहीं, तो वो देखते हैं 10 साल के बाद क्या होगा, 12 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा, जो बाकी जो हमारी ओवरऑल पोजीशन, जो नेशनल स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। तो डिसीजंस बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, ये एकदम नहीं ली जाती। मेरा सिर्फ ये तात्पर्य था कि इसके ऊपर डिस्कशन चलनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आया है और कोई गलत बात नहीं है। इसमें पहले भी चर्चा हुई है, आपको बताना चाहता हूँ। There have been a lot of discussions on nuclear doctrine. It is not that it is for the first time. It has been done in the past ठीक as है, well. आप कह रहे हैं ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा तो कम से कम शुरू होनी चाहिए। एक सवाल आतंकवाद से जुड़ा जनरल, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक से क्या आतंकवाद पर मार पड़ेगी, चोट पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है गवर्नमेंट ने। एक फौजी के नज़रिए से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं इसे जो बाकी बातचीत चल रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं एक फॉर्मर चीफ होने के नाते इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप मिलिट्री के नज़रिए से देखते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक है ये। क्योंकि इससे क्या है, जो ब्लैक मनी जब जाएगी, जो काउंटर प्रॉक्सी वॉर का जो अरीना है, काउंटर इंसर्जेंसी का अरीना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो जो हमारा रेड कॉरिडोर है, वहाँ से आप देखना इसके ऊपर बहुत एक सैल्यूटरी इफेक्ट होगा। जो वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वहाँ पे आप देखेंगे जो टेररिस्ट हैं उनके पास में जब पैसा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। जो पथराव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है। जब पैसा इनके पास नहीं जाएगा तो पथराव क्यों करेंगे। तो बहुत, मैं तो कहता हूँ ये मिलिट्री के नज़रिए से एक बहुत ही बेहतरीन मूव है, बहुत बेहतरीन मूव है, स्ट्रेटेजिक है और एक मैं तो कहता हूँ एक मास्टर स्ट्रोक है ये। आखिरी सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछूंगी, क्योंकि वो पथराव की शुक्रिया, आपने जनरल, अभी कागज काफी मोटे थे इनके पास में। हाँ जी, जनरल पथराव की आपने बात की, तो जाते जाते ये सवाल बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, बीच में जो पथराव हुआ, उसके बाद हालात बिगड़े तो सेना को लगाया गया, सेना ने वहाँ के लोगों को पूरी मदद पहुँचाई। प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने कहा सेना का जवान जब किसी को बचाने जाता है तो ये नहीं देखता कि ये वही लोग हैं जो हाथ में पत्थर लेकर उन्हें मार रहे थे। जो इस तरह की स्थिति आती है, जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं और सेना इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपना काम करती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि ये संदेश उन तक भी जाए जो हाथ में पत्थर उठाते हैं और फेंकते हैं? देखिए, फौजी जब हथियार उठाता है दुश्मन के खिलाफ, तो फिर वो देखता नहीं है कि मैंने 2 गोलियां चलानी है, 10 चलानी है। वो पेट फाड़ के रख देता है दुश्मन का। लेकिन जब वो एक इंडिजिनस टेररिस्ट में, जो कि अपना मुल्क का जो एक टेररिस्ट है, मिलिटेंट है, जब उसके ऊपर कार्रवाई करता है तो वो उसे एक दुश्मन नहीं समझता, उसे एक मिसगाइडेड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी समझ के उसके ऊपर कार्रवाई करता है। आप समझिए नज़रिया जो है। तो जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारे इंडिजिनस, जो हमारे भारतीय जो मिलिटेंट्स हैं, जो कि भड़काए हुए, जो कि मिसगाइडेड एलिमेंट्स हैं, उनके साथ में जो हमारी कार्रवाई है वो एक बहुत कैलिब्रेटेड फोर्स को इस्तेमाल करके की जाती है। लेकिन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके साथ में जो कार्रवाई की जाती है वो उनको वर्चुअली फाड़ देने की कार्रवाई की जाती है। एक अंतर है। तो जब आप बच्चों की बात करते हैं, जब बच्चे पत्थर फेंकते हैं, तो एक जब सिपाही जब कार्रवाई करता है तो उस बच्चे में अपने बेटे को देखता है। मैं आपको इतना बता दूं, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। और मैं आपको इतना बता दूं, ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो जिन बुड्ढों के ऊपर, औरतों के ऊपर जो फायर आया है, मैंने 15 कोर को कमांड किया है। आदि बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हैं, मैं नहीं कहता कि ह्यूमन राइट वॉलेशन नहीं होती हैं, अब्रेशंस होती हैं, जान के नहीं होती हैं। दीज आर एक्ट्स ऑफ ओमिशन, नॉट ऑफ कमीशन। आई वांट टू टेल यू दिस इज अ डिफरेंस। और ज़्यादा जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं, ये टेररिस्ट करते हैं, ये ह्यूमन शील्ड्स को बना के। जब देखिए, जब एक मॉब जाता है, जब एक एजिटेशन के लोग, 1000 लोग चल रहे हैं, उसके अंदर टेररिस्ट घुसे होते हैं जिनके पास में पिस्तौलें होती हैं। और जैसे ही सीआरपीएफ का या पुलिस का या आर्मी का आदमी सामने से उनको रोकने के लिए फायर करता है, और क्यों फायर करता है, वो हवा में फायर करता है। हवा में फायर करता है वो जिस्मानी और ये अपना जो मटीरियल है, दैट इज़ दी ह्यूमन लाइव्स और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो फायर करता है हवा में। जैसे वो हवा में फायर करता है, टेररिस्ट जो हैं, जो उसके अंदर होते हैं, मॉब के अंदर, वो 3-4 बंदों को वहाँ लटा देते हैं। और नाम किसका लगाते हैं? सेना का।
ये कार्रवाई वो करते हैं टेररिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय सेना नहीं करती है, पुलिस नहीं करती है, ये सीआरपीएफ नहीं करती है। इसमें से 80% जो हैं, जो कार्रवाइयाँ वो टेररिस्ट करते हैं और नाम उंगली उठती है सेना की तरफ। तो यही तो कार्रवाई है, ये पैसा करवाता है वहाँ पे। तो जब पैसा, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने ये स्ट्राइक लगाई है, तभी मैं कह रहा था मिलिट्री के नज़रिए से ये बहुत बेहतरीन है। जब पैसा नहीं जाएगा लोगों के पास में तो वो ये भड़काना बंद कर देंगे। वो क्यों भड़काएंगे? आज लोग कर रहे हैं 500-500 रुपए के लिए, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार के लिए लोग गलत काम कर रहे हैं वादी के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वो बंद कर देंगे जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल बिक्रम सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। और आपने ये बताया कि अगर देश की सीमा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। वो कैसे संभव है? और सैनिक क्योंकि सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, कितना हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें सम्मान दें और उनमें हमेशा विश्वास रखें, उस पर राजनीति ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल। थैंक यू। जय हिंद। जय। जनरल बिक्रम सिंह से अनुरोध करूंगी कि वो 2 मिनट के लिए मंच पर रुकें और मैं अनुरोध करूंगी आनंद भारद्वाज जी से, बिजनेस हेड न्यू मीडिया इनिशिएटिव्स एचटी मीडिया से, कि वो आकर एक स्मृति चिन्ह उपहार स्वरूप जनरल बिक्रम सिंह को दें। और आप सबसे गुजारिश, तालियों की। थैंक यू जनरल सिंह। आप सब लोगों से